नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 18 जून 2020 के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नीरज सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 18 जून से संबंधित डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर 4 क्वेश्चनों की हेडलाइन देख ही रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों के साथ में अदर क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रोज की तरह आप अपने सभी दोस्तों को सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, और साथ में इस सेशन को आप अंत तक पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हम इसमें कवर करते हैं छोटी मोटी कई स्टैटिक जीके और अदर करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। चर्चा कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि हाल ही में किस नंबर के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ अटॉर्नी जनरल का नाम आया है, एक एडवोकेट जनरल है। क्या है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल? दोनों बड़े कन्फ्यूजन करने वाले शब्द हैं। हमेशा मैं भी इनमें कन्फ्यूजन रहता था, और आप भी इसमें ज़रूर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते होंगे। तो आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन मिट जाएगा यदि आपने मेरी बातों को गौर से सुना, गौर से ध्यान दिया, और अगर आपने इनको अपनी नोटबुक में लिख लिया तो। देखिए, बात कर लेते हैं फिलहाल क्वेश्चन पर। तो हाल ही में भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देश के यानी कि भारत सरकार के प्रमुख अधिवक्ता हैं, और 23 जून 2017 को देश के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का प्रमुख वकील या अधिवक्ता होता है। ठीक है। तो के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत सरकार के प्रमुख अधिवक्ता हैं, और भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में, मतलब किसी भी न्यायालय का मतलब या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उन दोनों में ये भाग ले सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी अपने सरकार के पक्ष को रखने के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। इनको ये अधिकार मिला हुआ है कि ये संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें किसी भी सदन में ये भाग ले सकते हैं, और वहाँ पर ये अपना भाषण दे सकते हैं, उस कार्यकाल में बोल सकते हैं। लेकिन इनको मत देने का अधिकार वहाँ नहीं दिया गया, मतलब संसद में मत देने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 67 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CGL 2018 के प्री एग्जाम में। एक चीज़ आपके साथ, इसी CGL प्री 2018 में इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समितियों में या कार्यवाही में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार इसलिए नहीं रखता। अनुच्छेद 88 में ऐसा कहा गया है। ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके CGL प्री 2018 में पूछे गए थे। ऐसे ही जैसे आपके महान्यायवादी होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल, ऐसे ही होते हैं महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। यह किसी भी देश या प्रदेश का उच्च विधि अधिकारी होता है। तो देश का मतलब भारत की अगर बात करूं तो देखिए, भारत जो देश है उसमें अटॉर्नी जनरल रखा गया है, लेकिन भारत के राज्यों के लिए इस पद का यानी कि महाधिवक्ता जो पद है इसका उल्लेख किया गया है। और ये उच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का, जो प्राय विधिक मामलों में न्यायालय या सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपकी यहाँ पर मेन चीज़ ये देखनी होगी कि भारत के सभी राज्यों में महाधिवक्ता हैं। केंद्र में जो स्थिति अटॉर्नी जनरल की होती है वही स्थिति राज्यों में एडवोकेट जनरलों की होती है। महाधिवक्ता को संविधान के अनुच्छेद 167 यानी कि 167 के तहत
राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और एडवोकेट जनरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि संवैधानिक सर्वोच्च वही होता है राज्य में, राज्यपाल, इसलिए। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के समान जो योग्यताएं होती हैं वो सब इसमें होनी चाहिए, यानी कि एडवोकेट जनरल में होनी चाहिए। इसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सभी विषयों पर कानूनी सलाह देना इसका कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य होता है। मतलब राज्यपाल के द्वारा जो भी कार्य या कानूनी विषय या कोई भी चीज़ इसको सौंपी गई है कानूनी सलाह लेने के लिए, उस पर ये सबसे पहले अपना कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को सलाह दे। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल का है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी मतलब कोई भी विषय ऐसा दिया गया हो जिस पर उसकी राय देनी होगी, तो अटॉर्नी जनरल भी सबसे पहले अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति को उस विषय पर कानूनी सलाह देगा। इसे विधानमंडल, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ एडवोकेट जनरल के बारे में लास्ट बात, इसे विधानमंडलों की कार्यवाही में भाग लेने व देखिए, विधानमंडलों की कार्यकाल में भाग लेने व भाषण देने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं होता। तो सेम प्रोसेस वही है एक दोनों का, बस आपको बात ध्यान रखनी है राष्ट्रपति राज्यपाल वाली। और दूसरी अनुच्छेद, तो देखिए जो बात कही गई है अटॉर्नी जनरल के बारे में वो कही गई है 78वें 76वें अनुच्छेद में, और जो एडवोकेट जनरल है उसके बारे में 167 में ये बात कही गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं अनमोल नारंग। तो अनमोल नारंग अमेरिका की जो सैन्य अकादमी है वहाँ से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख बन गई हैं, यानी कि अनमोल नारंग के जो दादाजी थे वो अमेरिका में जा बसे थे। इसके बाद ये अमेरिकन भारतीय सिख हैं। तो आपको मैं बता दूं इसका जो जन्म हुआ था अनमोल नारंग का, वो जॉर्जिया अमेरिका में हुआ था, जॉर्जिया के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ ही कुछ अमेरिका से संबंधित आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, वजीना रूपानी, वनीजा रूपानी, इनका नाम ध्यान रखना। नासा का जो मंगल ग्रह का हेलीकॉप्टर का जो नाम रखा गया था वो इम्यूजिटी इनके ही द्वारा रखा गया था। मनजीत कौर, ये भी आपकी सिख महिला हैं, पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। अपर्णा कुमार, सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला आईपीएस बनी है। इसी के साथ अमेरिका से संबंधित कुछ आपको मैं नाम बता रहा हूँ, तो आप इम्पोर्टेंट हैं, हालांकि आप भूल गए होंगे। देखिए, शोभना नरसिम्हन अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की मानक सदस्य के रूप में ये चुनी गई थी कुछ समय पहले ही। और एक आपके भारतवंशी थे सरिता कोमती रेड्डी, इनको अमेरिका ने फेडरल कोर्ट का पहला भारतवंशी महिला जज बनाया था। सीमा वर्मा अमेरिका व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। मनीषा सिंह ट्रंप के द्वारा OECD में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मनीषा सिंह अमेरिकन भारतीय हैं, भारतीय मूल के। सब जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका से संबंध रखते हैं। वनीजा रूपानी के बारे में आपको अभी मैंने बता ही दिया था। सुदर्शन बाबू ट्रंप द्वारा अमेरिका साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। सीमा नंदा हाल ही में अमेरिका डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की CEO पद से इस्तीफा दिया। इसके अलावा जे अरुण कुमार हाल ही में अमेरिकन जो USA क्रिकेट टीम है उसके भारतीय कोच नियुक्त किए गए थे। तो ये सभी व्यक्तियों के नाम आप ध्यान में रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसे E-ऑफिस ऐप लॉन्च किया है? तो अजीत कुमार, इन्होंने अभी हाल ही में E-ऑफिस ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बता दें अजीत कुमार कौन है। ये CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम
के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा पूरे भारत में 500 से ज़्यादा CST, CGST व सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जी किशन रेड्डी कौन है? तो आपको मैं बता दूं, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के नहीं है, केंद्रीय राज्य मंत्री। फ्रेंड्स, मैंने स्वतंत्र प्रभार नहीं बोला है, मेरी बात पर ध्यान देना। आपको पता है मंत्री केंद्र सरकार में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके केंद्रीय मंत्री होते ही हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ऐसे। और इसके बाद में आपके स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं। इसके उनके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। तो वही राज्य मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी। और किस मंत्रालय में हैं? तो गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखना, केंद्रीय राज्य मंत्री। और इनके द्वारा ही अभी ये ऐप आपका लॉन्च किया गया है। ये हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में अभी मतलब वर्तमान में है। और ये काम क्या करेगा डिवाइस? तो ये डिवाइस 90.9% तक हवा में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में सक्षम है। तो इसको मतलब हॉस्पिटल, जो क्वारंटाइन सेंटर हैं कोरोना वायरस के, वहाँ पर इसको लगाने का उद्घाटन कर इसको लगाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ध्यान रखना। कुछ आपको केंद्रीय मंत्रियों के नाम बता रहा हूँ जो लगातार कोरोना वायरस या अभी 3-4 महीने के अंदर चर्चाओं में रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम रखना, याद रखना, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका मुरैना मध्य प्रदेश है। किसान रथ ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम ध्यान रखना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है। युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था नितिन गडकरी का नाम ध्यान रखना, केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के मंत्री हैं। और नागपुर महाराष्ट्र इनके निर्वाचन क्षेत्र बनता है। इन्होंने भी अभी एक आपकी उत्तराखंड में एक सुरंग थी, 4 धाम सुरंग, नाम ध्यान नहीं आ रहा, 4 धाम प्रोजेक्ट के अनुसार वो सुरंग का इन्होंने उद्घाटन किया था। इसी के साथ प्रहलाद सिंह पटेल का नाम ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री हैं। और हाल ही में इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो दमोह मध्य प्रदेश है। और कुछ दिन पहले ही इन्होंने अतुल्य भारत पोर्टल लॉन्च किया था। इसी के साथ 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में एक आपका जो महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद हैं, क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर, उनका भी आप ध्यान रखना, वो भी एग्जाम में आपके आने के चांसेस 90.9% रहेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है। तो आपको बता देते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो देखिए, भारत में MSME की 6 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स हैं और भारत की GDP का 29% का हिस्सेदारी इनके द्वारा रखी जाती है। तो इस सेवा के जरिए MSME अपने कर्मचारियों को कैशलेस पेमेंट कर पाएगी तथा कई प्रकार के जो वित्तीय सहायता है, जैसे कि आपकी स्वास्थ्य बीमा है, जीवन बीमा है, दुर्घटना बीमा है आदि, ऐसी सुविधाएं ये अपने कर्मचारियों को दे पाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करूं तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके MD/CEO वर्तमान में अनुव्रत विश्वास हैं और भारत का पहला पेमेंट बैंक है ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये 2019 का जो आपका पेपर हुआ था SSC का, एक आपका पेपर हुआ था बैंक का, उसमें ये आपसे पूछे गए थे। और ये अभी आर्मी या जो नेवी की भर्ती हुई थी, कंफर्म नहीं है, आर्मी या नेवी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था NEFT। NEFT की जो सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक था ये एयरटेल पेमेंट बैंक। और NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी सुविधा देने वाला भी ये देश का पहला पेमेंट बैंक था। तो इसके बारे में ये सब जानकारी आप ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले यदि आपको मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने चैनल को इसको आप अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक आप अपना प्यार दें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और बड़ी मेहनत के साथ हम आपको इस चैनल पर वो क्वेश्चन करंट अफेयर के लाते हैं जो कि आपके आने के चांसेस 99% बनते हैं। हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, ये एक ऑपरेशन है और ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, इस ऑपरेशन के माध्यम से जो पाकिस्तान व चाइना के भारत में, यानी कि भारत के जो राजस्थान क्षेत्र है उसमें जो गुप्तचर छुपे हुए हैं पाकिस्तान चाइना के, उनको पकड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया है। क्योंकि आपको पता है अभी चाइना और भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत की बड़ी टेंशन चल रही हैं। इस बीच में जो मतलब कुछ सूत्र जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि भारत से काफ़ी मतलब अ, जो जानकारी मतलब नहीं बाहर जानी चाहिए, ऐसी जानकारियाँ बाहर जा रही हैं। इसके चलते उनको ये लगता है कि जो चाइनीज एजेंट या कहें गुप्तचर जो पाकिस्तान के गुप्तचर हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये मतलब अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत अभी कुछ दिन पहले दो भारतीय रक्षा कर्मियों को भी पकड़ा गया था, जो आईएसआई को अपनी खुफिया जानकारी देते थे। इसी के साथ ही आपको बता दें, जो राजस्थान है उसकी राजधानी जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सीएम इसके अशोक गहलोत हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, गवर्नर कलराज मिश्र हैं, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राज्य पशु आपका ऊँट और चिंकारा है। राज्य पक्षी गोडावन है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य फूल रोहिड़ा है। राज्य मिठाई आपकी घेवर है। राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्य खेल बास्केटबॉल है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय सॉल्ट वाटर लेक सामर लेक आपकी राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको करंट से रिलेट करके बताऊं तो हाल ही में राजस्थान सरकार का जो चिकित्सा मंत्रालय है उसके द्वारा स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। और जो ये स्वास्थ्य मित्र होंगे ये ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे, और एक ग्रामीण क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति यहाँ की जाएगी। जयपुर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं, और जयपुर जो परकोटा है वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू की जैसी स्थिति, यानी कि सील किया हुआ है उसे। भीलवाड़ा मॉडल आपको राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से याद रखना है। जो भीलवाड़ा मॉडल आया था आपका राजस्थान में, वो आपको याद रखना है। कुछ समय पहले जयपुर परकोटे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। राजस्थान के श्रमिकों के लिए कुछ समय पहले राजस्थान कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया था। कोविड-19 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रम या योजना ऐप, कुछ भी आप बोलें, वो चलाई गई थी। तो आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ। आयु एवं साथी ऐप, राजकोप सिटीजन ऐप, स्माइली ई लर्निंग ऐप, राज कौशल पोर्टल, ये सब आपके अभी हाल ही में लॉन्च किए गए थे। राजस्थान के कारण कोरोना के कारण पूरी तरह लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही बना था, जबकि पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओम बिरला का नाम ध्यान रखना है। 17वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं, और कोटा 12 संसदीय क्षेत्र है इनका, और कोटा से इन्होंने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसके द्वारा क्वालिटी एंड जेड यानी कि न्यूजीलैंड क्लीनर कप 2020 जीता है? तो ये अंगद सिंह राणा ने जीता है। तो आपको बता देते हैं, अंगद सिंह राणा एक शेफ हैं। शेफ आप जानते ही होंगे, जो खाना बनाते हैं वो। यह अवार्ड भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल से प्रतियोगिता के तहत इन्होंने जीता है। और इनका नाम तो आपको ध्यान रखना ही है।
आपको एक दो पुरस्कार मेरे याद आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर रतन लाल, ये अमेरिकन भारतीय हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 हाल ही में इनको मिला है। और इसके आगे आप वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये आपका 101% किसी ना किसी पेपर में आपका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों में ये मिलेगा। रिवाइज होगा अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मधु माधवी का नाम आप ध्यान रखना, इंग्लैंड के जेम्स वर्ट पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया था हाल ही में। तो क्वालिटी एंड जेड यानी कि न्यूजीलैंड क्लीनर कप 2020 अंगद सिंह राणा ने जीत लिया है, जो कि भारत के एक शेफ हैं। हाल ही में सिडबी के नए महानिदेशक के रूप में महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना, हाल ही में सिडबी के नए महानिदेशक देवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नए आदेशों के अनुसार देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी का नया महानिदेशक बनाया है, राम मोहन मिश्रा की जगह पर। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए। देवेंद्र सिंह जो थे, इनसे पहले राम मोहन मिश्रा यहाँ पर कार्य कर रहे थे। ऐसे ही आपके एक अपॉइंटमेंट हुआ था अनुमान सिंह शर्मा का, अभी 2-3 दिन पहले ही, हाल ही में। IDBI एक बैंक है, IDBI, जिसके ये महानिदेशक बने हैं। मनोज आहूजा का 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट हुआ था CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में। इसी के साथ सिडबी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी के अंदर है। CMD इसके वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो ये आपको हर हाल में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, रिवाइज होगा काफ़ी जगह, ये आपके एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में खोजी गई मकड़ियों की नई प्रजातियों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए, ग्रेथा थनबर्ग के नाम पर इन नई खोजी गई मकड़ियों के प्रजातियों का नाम रखा गया है। तो कौन है ग्रेथा थनबर्ग? नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, 16 वर्षीय एक स्वीडन लड़की है, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। तो आपको बता देते हैं, स्वीडन की ग्रेथा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है थनबर्ग जिन नौ। थर्बन जिन नौ इस मकड़ी का नाम रखा गया है। इसकी खोज जर्मनी के एक मानव वैज्ञानिक पीटर जैगनर द्वारा की गई थी, और यह जो मकड़ी की प्रजाति है जकार्ता में जंगलों में पाई गई है, मतलब जकार्ता के जंगलों में खोजी गई है। ग्रेटा थनबर्ग का आपको मैं बता देता हूँ, अभी इन्होंने 2020 का नोबेल पीस शांति पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। यानी कि ग्रेटा थनबर्ग को 2020 के नोबेल पुरस्कार शांति के पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन इनको मिला नहीं है। तो किसे मिला, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता हो किसे मिला 2020 का नोबेल पीस प्राइज। अच्छा फ्रेंड्स, आपको बता दें, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा, सॉरी हाल ही में नहीं, बात 2019 की हो चुकी है। तो 2019 में ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया जाता है, वो इन्हें मिला था। कुछ समय पहले भी एक जो घोंगा होता है, घोंगा एक जीव होता है, समुद्री जीव, उसकी जो प्रजाति थी उसका नाम भी इस ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया, और उसका नाम था, उस जो घोंगा की जो प्रजाति थी उसका नाम रखा गया था क्रॉसपे ट्रोटोपीस ग्रेटा थनबर्ग। ये आपको नाम ध्यान रखना है। इससे पहले, यानी कि इस घोंगा प्रजाति से पहले भी एक कीट की जाति का नाम इनके नाम पर रखा गया। तो उसका क्या नाम रखा गया उस कीट की प्रजाति का? नेलोपेटोटस ग्रेटी रखा गया, नेलोपेटोटस ग्रेथी। ठीक है, इसी के साथ में सचिन तेंदुलकर, इनका नाम भी आपको, जब जीवों की बात हो रही है, नाम प्रजातियों की बात हो रही है, तो सचिन तेंदुलकर का नाम बिल्कुल मिस मत करना।
क्योंकि सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया था, और उस प्रजाति का नाम रखा गया था मोरेंगो सचिन तेंदुलकर। क्या नाम रखा गया था? मोरेंगो सचिन तेंदुलकर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ग्रेथा थनबर्ग कब सामने आई, कब इसको विश्व जानने लगा? 2019 में जो यूनाइटेड नेशन की जलवायु परिवर्तन समिट जो हुई थी आपकी, कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी, मैड्रिड में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई थी, लेकिन ये पहले चिली में होनी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से इसे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शिफ्ट किया गया था। तो जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आपकी जलवायु परिवर्तन समिट 2019 हुई थी, उसमें इन्होंने भाषण दिया था अपना, और ये इन्होंने अपने स्वीडन देश का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब इनको भाषण देने का मौका दिया गया था। तो इन्होंने इस तरह का भावुक और ओजस्वी भाषण दिया था कि जितने भी देशों के वहाँ मतलब कैंडिडेट बैठे हुए थे, या प्रतिनिधि बैठे हुए थे, या राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे, उन सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये जो ग्रेथा थनबर्ग हैं, इनका आप थोड़ा सा मतलब ज़रूर ध्यान रखें, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामित हुई थी, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनकर आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन आज का अंतिम और अहम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में उड़ीसा की किस नदी में एक जलमग्न मंदिर मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें, उड़ीसा की महानदी में एक जलमग्न मंदिर मिला है, और आपको इस जलमग्न मंदिर के बारे में बता देते हैं। हाल ही में उड़ीसा की महानदी में 60 फीट का, यानी कि 60 फीट बड़ा, 500 वर्ष पुराना, लगभग 500 वर्ष पुराना जलमग्न एक मंदिर मिला है। यह कटक के पद्मावती क्षेत्र के विद्वेश्वर के पास मध्य नदी, यानी कि बीच महानदी के अंदर ये मिला है। मंदिर की बनावट व सामान को देखकर लगता है कि यह लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में बना होगा। प्राचीन काल में इस इलाके को, जहाँ ये मंदिर मिला है, मतलब जहाँ ये स्थित है नदी में, उस इलाके को सतपताना यानी 7 गांवों का समूह या 7 गांवों की जमीन या भूमि कहा जाता था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अब देखिए, महानदी की बात हुई है, तो महानदी के बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ। लगभग 858 किलोमीटर लंबी है ये। इस पर एक प्रमुख पुल बना हुआ है, जो कि कई बार आपका रेलवे एग्जाम्स का पार्ट बनता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिज महानदी पर बना हुआ है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो ये दक्षिण से आपकी छत्तीसगढ़ से तो निकलती है, और छत्तीसगढ़ से निकलकर आपकी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास धनवंतरी जिले की सिवाहा पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कि दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई उड़ीसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब इस महानदी को पुराने समय में चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला नाम से भी जाना जाता था। तो महानदी की बात हुई है, तो हीराकुंड को तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो हीराकुंड बांध के बारे में बता दूं, महानदी पर निर्मित सबसे बड़ा और विश्व के सबसे बड़े पुलों में ये बड़े बांधों में गिना जाता है, सबसे लंबे बड़े बांधों में। और कुल लंबाई इसकी 25.8 किलोमीटर है, ऊंचाई 61 मीटर है। इसके पानी का जो भराव वाला क्षेत्र है वो 83.400 किलोमीटर क्षेत्र का है। निर्माण इसका 1947 में शुरू हुआ, और जो हमारी आज़ाद भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, उसमें इस पर कार्य शुरू किया गया था, और 1957 में ये बनकर तैयार हो गया था। मतलब कि 11 साल तक इसका कार्य चला था। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो देखिए, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी बनती है। एक लिंगराज मंदिर और आपका नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। इसी के साथ केंद्रीय कंद फल अनुसंधान केंद्र भी आपका भुवनेश्वर में बनता है।
सीएम नवीन पटनायक के बारे में ध्यान रखना, आपके नवीन पटनायक हैं, इनको अभी अ, आपका एक पैटा इंडिया का हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 इनको दिया गया है। आपके उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। मोहम्मद रफी कुछ समय पहले ही बने थे। राज्य दिवस 1 अप्रैल को हमने उपतल दिवस के रूप में मनाया था। राज्य पशु आपका सांवर हिरन है। राज्य पक्षी भारतीय रोलर है। और राज्य वृक्ष आपका पीपल है। राज्य फूल आपका अशोका का है। इसी के साथ आपको बता दें करंट अफेयर के बारे में उड़ीसा से संबंधित, तो हाल ही में उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी जो एक स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख गीत था, उसको राज्य गान के रूप में अपनाया गया है। और ऐसा करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये आपको ध्यान रखना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप को उड़ीसा सरकार द्वारा वोटर्स की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे ई गवर्नेंस 2019 से सम्मानित किया गया था। भुवनेश्वर फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन या उद्घाटन यहाँ किया गया। और इन फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में पहली पोजीशन पर पंजाब का विश्वविद्यालय, दूसरी पोजीशन पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय और तीसरी पोजीशन पर पंजाबी विश्वविद्यालय। देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय और पंजाबी विश्वविद्यालय दोनों अलग अलग चीज़ हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। हाल ही में पद्मश्री विजेता उड़ीसा नृत्य की एक उड़ीसी डांसर थी, जो राज्य नृत्य है ओडिसी उसकी, उनका नाम था श्री मिंती मिश्रा। इनका अभी कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। एक आपके मनमोहन महापात्रा थे, जो 8 बार नेशनल अवार्ड विजेता रहे हैं, और ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे जिनका भी कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। ये भी उड़ीसा से संबंधित थे। आपका एक दूसरा बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ उड़ीसा भुवनेश्वर से शुरू किया गया था। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन उड़ीसा में होगा, लेकिन अभी इसको शायद कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है। हाँ, इसकी थीम क्या रही थी तो आप ध्यान रखना, फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2020 की थीम किक ऑफ द ड्रीम इसकी थीम थी। मतलब थीम रहेगी, थी नहीं होगी। उड़ीसा पहला स्टेट बना जिसने SSG यानी कि महिला सहायता समूह के लिए एक नया मंत्रालय मिशन शक्ति बना दिया। मतलब जो एक महिला सहायता समूह है उसके लिए एक नया मंत्रालय बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया है मिशन शक्ति। तो ऐसा करने वाला भी उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। कुछ योजनाएं आपको मैं बता रहा हूँ अभी हाल ही में लेटेस्ट उड़ीसा से संबंधित। मो जीवन कार्यक्रम, मो प्रतिभा कार्यक्रम, इसी के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट प्लस यूनिसेफ था, उसके द्वारा स्कूली छात्रों के लिए मो प्रतिभा कार्यक्रम मिलकर चलाया गया। विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना, ये भी आपकी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और आपको मैंने एक फैक्ट तो बता ही रखा है, जिस योजना के आगे मो लगा हो आंख मीच कर उड़ीसा कर देना, क्योंकि वो योजना उड़ीसा से ही संबंधित है। क्योंकि मो शब्द जो है, मो शब्द उड़ीसा की एक भाषा है जिसमें मो शब्द का मतलब होता है हिंदी में मेरा। तो मेरा जीवन कार्यक्रम, मेरी प्रतिभा, ऐसा कुछ करके जितने भी मो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब उड़ीसा से संबंधित रहेंगे। उड़ीसा सीएम के द्वारा, कौन है उड़ीसा सीएम? नवीन पटनायक के द्वारा अपने पिता के जीवन पर आधारित एक किताब इन्होंने लिखकर लॉन्च करी थी, जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। अभी आपका भुवनेश्वर आपको मैंने बता ही दिया। कटक के बारे में बता देता हूँ। केंद्रीय चावल शोध संस्था आपकी कटक के अंदर है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है बदलकर। हाल ही में उड़ीसा को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है।
उड़ीसा का जो भुवनेश्वर एयरपोर्ट है वो बीजू पटनायक हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और जो बीजू पटनायक हैं ये उड़ीसा के आपके पूर्व मुख्यमंत्री और एक पायलट के रूप में भी मतलब इन्होंने सेवाएं दी हैं। चिल्का झील आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एकमात्र समुद्र तटीय झील है। एक आपकी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है जिसका नाम साबर है, राजस्थान में है। चिल्का झील अलग है, ये समुद्र तटीय है ना। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एक आपका कोणार्क शहर के बारे में ध्यान रखना। कोणार्क शहर अभी आपको मैंने बता दिया था, शायद बताया नहीं है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, उस और कोणार्क शहर, इन दोनों को केंद्र सरकार की तरफ से सूर्यकरण करने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैंने आपको आज का सेशन के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए। इनको आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। इसी के साथ आज के होमवर्क सवाल का है। तो देखिए, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका, हाल ही में मेघदूत नामक ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत में बने पहले स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर के रेलवे इंजन का नाम क्या था? तो उसका नाम था WAG-12 और उसका नंबर था 60,027, यानी कि 60027। इसका नंबर और इसका नाम दोनों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका आएगा। देखिए, जो ये आपके होमवर्क में, देखिए एक चीज़ बताता देता हूँ आज आपको मैं, जो ये एंड में हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो हमारे टॉपर्स हैं हमारी टीम के, जो हमारी टीम के टॉपर्स जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा ये मतलब डिजाइन किया जाता है ये होमवर्क क्वेश्चन। और इस होमवर्क क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं जिनकी चांसेस मतलब 100% होती है, आने की उम्मीद होती है 100%। किसी ना किसी फेरबदल के साथ ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप एंड तक वीडियो देखें, इसलिए मैं कहता हूँ एंड तक वीडियो देखें, पूरी देखें बिना स्किप किए हुए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके कौन से एग्जाम में कहाँ पर फंस जाए और हमारी बताई हुई बात और आपकी करी हुई मेहनत कहाँ काम आ जाए। इसलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।